बिहार के शिक्षकों और बिहार सरकार के लिए है अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025। शिक्षकों की जगह छात्रों के अभिभावकों को साधने में लगे हुए हैं मुख्यमंत्री नीतीश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के शिक्षकों की खुशियों के लिए या फिर उनके भविष्य के लिए अंतिम तिथि हो सकती है बिहार कैबिनेट की बैठक 3 अक्टूबर 2025। तो वहीं पर बिहार सरकार के लिए बातें कर ली जाए तो दो बिंदु स्पष्ट करता है कि यह अंतिम तिथि 3 अक्टूबर 2025 होगा। यूँ तो बिहार सरकार की यह अंतिम कैबिनेट हो सकती है जिसे अंतिम तिथि सरकार के लिए कहा जा सकता, परंतु अगर शिक्षकों को खुशियों की सौगातें नहीं मिलती है तो बिहार के शिक्षक अपनी मनसा बदलते हुए अपनी सरकार नीतीश कुमार वाली सरकार को अंतिम तिथि घोषित कर सकते हैं। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं कि कैबिनेट की बैठक 3 अक्टूबर 2025 को बुलाई गई है। उसमें शिक्षकों की आशाएं बंध गई है कि 3 अक्टूबर को निश्चित रूप से इस वर्ष चुनावी तोहफे मिलेंगे। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री के ट्विटर के माध्यम से शिक्षकों की निगाहें लग रखी थी कि कुछ ना कुछ शिक्षकों को मिलेगा, लेकिन सरकार की निगाहें शिक्षक के तरफ नहीं, शिक्षा के तरफ तो जरूर है, क्योंकि उनके स्तर से, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्तर से पर्सनल आईडी से कोई पोस्ट तो नहीं किया गया, लेकिन जदयू की ओर से एक बड़ा पोस्ट शिक्षा के क्षेत्र में जरूर किया गया है। आइए दोस्तों, इस पर हम आज के वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षकों के लिए अंतिम तिथि होगा 3 अक्टूबर 2025, क्योंकि शिक्षकों की निगाहें चुनावी तोहफे से कदापि दूर हटने को तैयार नहीं है। शिक्षक अब भी अपनी आशाएं बांध रखे हैं कि अंतिम कैबिनेट की बैठक में जरूर कुछ न कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस वर्ष अभी तक शिक्षकों के लिए खजाने नहीं खोले गए। वहीं पर देख लिया जाए, लगभग 20 वर्षों के कार्यकाल में अंतिम तिथि होगा 3 अक्टूबर 2025, जिस दिन या तो शिक्षकों को खुशियां हासिल होगी या फिर निराशा हासिल होगी। क्योंकि दोस्तों, संभावना ये जताई जा रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से निश्चित रूप से कुछ ना कुछ चुनावी तोहफे के रूप में दिए जा सकते हैं, क्योंकि इसका खुलासा तो आए दिन एमएलसीओ के द्वारा किया गया है, परंतु शिक्षकों की जो आशाएं बंध चुकी है उस पर क्या कुछ हासिल होगा वो इन बिंदुओं से भी स्पष्ट होता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में कहा गया कि 1 से 2 दिनों के अंदर, यानी या तो नवरात्रि के तोहफे के रूप में शिक्षकों को सौगातें मिल सकती, तो दूसरी तरफ ये आशाएं बंध गई कि दशहरा के अवसर पर शिक्षकों को सौगातें मिलेगी। परंतु दोस्तों, सौगातें नहीं मिल पाई। शिक्षा के क्षेत्र में सौगातें जरूर मिली है। आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नज़र शिक्षकों के ऊपर ना होकर छात्रों के अभिभावकों के ऊपर चला गया है। आज दशहरा के अवसर पर, यानी 10वीं के अवसर पर जो शिक्षकों को तोहफा मिलने की आशाएं थी, वह शिक्षा के क्षेत्र में अभिभावकों को साधने की कोशिश की गई है। जरा देखिए दोस्तों, आज ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अपनी पार्टी जदयू के हैंडल से पोस्ट किया गया कि अब बिहार का हर बच्चा चलाएगा कंप्यूटर। बिहार के 31,297 मध्य विद्यालयों में होगी कंप्यूटर की पढ़ाई। 1.22 करोड़ बच्चे इससे होंगे लाभान्वित। यानी शिक्षा की तरफ नज़र जरूर है। ये तो स्पष्ट हो चुका है कि शिक्षा के तरफ नज़र है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। तो आज की तारीख में हो सकता है कि अभिभावकों को साधने की कोशिश की गई कि अभिभावकों को भी ये खुशखबरी सुना दी जाए, परंतु 3 अक्टूबर को आखिर शिक्षकों को मिलेगा या फिर ना मिलेगा, ज़्यादा संभावना बन चुकी है, क्योंकि ढेर सारे कर्मचारियों को तोहफा मिल चुका है और ये संभावना भी बन रही है कि खास तौर पर विशिष्ट शिक्षक हो या फिर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक हो, इनको खुशियाँ और खुशखबरी जरूर सुनने को मिलेगी, क्योंकि इन दिनों यहाँ पर इन दोनों ही कोटि के शिक्षकों के लिए राज्य सरकार के ऊपर ज़्यादा वित्तीय बोझ उठाने नहीं पड़ेंगे। हाँ, रह गई बात कि आखिर विद्यालय अध्यापकों की ओर से जो मांग की जा रही है सप्तम वेतन का, आखिर सप्तम वेतन लागू करने के संबंध में सरकार क्या फैसला ले सकती है।
आशाएं जताई जा रही है कि अगर एक शिक्षक के पक्ष में कोई फैसला दिया जाता है तो यह स्वाभाविक बन जाता है कि सभी कोटियों को देना पड़ेगा, अन्यथा एक भी कोटि के लिए कोई भी खुशखबरी नहीं सुनाई जा सकेगी। रह गई बात विशिष्ट शिक्षकों की, तो विशिष्ट शिक्षकों का तो नियमावली के आलोक में ही प्रावधान है। अगर उनके लिए जो उनका नियम और अधिकार बनता है, जो नियमावली में प्रावधान किया गया है, उसे ही लागू कर दिया जाता है, तो इसे तोहफा के रूप में नहीं माना जाएगा, परंतु विशिष्ट शिक्षक इसे तोहफा जरूर मानेंगे, क्योंकि शिक्षक लगभग 9 महीनों से इस कदर उलझ गए हैं और कम वेतन प्राप्त करके अंदर खाने इतना टूट चुके हैं कि उन्हें अपने परिवार चलाने में भी काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठीक इसी प्रकार विद्यालय अध्यापकों के बारे में कह दिया जाए तो उनका अलग ही डिमांड है। वो सभी के सभी अपने पद से तो काफ़ी खुश है, उन्हें नई नौकरी मिली है और सरकार के द्वारा राजकर्मी भी घोषित किया गया है, तो यहाँ पर उनके लिए कोई प्रावधानित या फिर कोई नियमावली के आलोक में जो कोई कसर है वो छूटा नहीं रह गया है। परंतु एक मामला है सप्तम वेतन का, और सप्तम वेतन के आधार पर इन शिक्षकों का डिमांड भी है कि हमारे लिए सप्तम वेतन लागू किया जाए। आगे हम चर्चा करेंगे सप्तम वेतनमान के बारे में कि आखिर सरकार को कहां पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्या सरकार उन कठिनाइयों को दूर कर कोई निराकरण निकालते हुए घोषणा करेगी या फिर यह मामला फंस जाएगा। परंतु आइए प्रधान शिक्षकों की डिमांडों पर विचार करते हैं। प्रधान शिक्षकों की अलग ही डिमांड है कि हम प्रधान शिक्षक हैं तो मेरा अलग ही कैडर और वेतनमान होना चाहिए। यहाँ पर भी उन शिक्षकों को वेतन बढ़ोतरी की आशाएं हैं, परंतु वेतन बढ़ोतरी पर अगर बातें कर ली जाए तो अलग से कोई कैडर नहीं बनाया जा सकता। लेकिन हाँ, सप्तम वेतन पर अगर विचार किया जाए तो इन शिक्षकों को भी लाभ जरूर मिल जाएगा और विशिष्ट शिक्षकों को भी मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, एक प्रावधान लागू है जो विशिष्ट शिक्षकों पर लागू होता है, सेम समस्या प्रधान शिक्षकों पर भी लागू होने की संभावना है। अगर विशिष्ट शिक्षकों की समस्याओं का निराकरण यानी वेतन संरक्षण का लाभ, उनका पे फिक्सेशन और साथ ही वरीयता संबंधी पत्र जारी नहीं किया जाता है तो एक बार फिर से इन्हीं समस्याओं से घिर जाएंगे प्रधान शिक्षक, क्योंकि उनका भी वेतन जो उनका बेसिक पे है 30,500 उसके आधार पर भुगतान नहीं हो रहा है। उनका जो पूर्व का वेतनमान था उसी के आधार पर वेतनमान घोषित किया जा रहा है। अब यहाँ पर गौर करने की बात है कि विशिष्ट शिक्षकों को अगर शुरू से ही उनको पे प्रोटेक्शन का लाभ देते हुए उन्हें वेतन का भुगतान कर दिया जाता तो आज की तारीख में बिहार के विशिष्ट शिक्षक यह डिमांड नहीं करते कि मुझे वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए वरीयता और वेतन निर्धारण संबंधी पत्र निर्गत करने का तोहफा दिया जाए। उनकी डिमांड होती कि हमारे भी वेतन में बढ़ोतरी किया जाए। इस कदर सरकार यहाँ पर जरूर कुछ ऐसी राजनीतिक चाल चल रही है जिसके आधार पर शिक्षक खुद ही अपने अधिकारों को भूलकर, ज़्यादा डिमांडों को भूलकर बस अपने मूलभूत अधिकारों को ही मांगने पर विवश हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर प्रधान शिक्षकों का मामला लटक गया तो यह तो स्वाभाविक है कि उन्हें एक बार फिर से विशिष्ट शिक्षकों की तरह ही आंदोलन इस रूप में करना होगा कि मेरा जो बेसिक पे है उसी पर मेरा वेतन फिक्स करते हुए वेतन संरक्षण का लाभ दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, ढेर सारे शिक्षक हैं जिनका वेतन आज की तारीख में अगर वो प्रधान शिक्षक नहीं होते तो उनका वेतन प्रधान शिक्षक से ज़्यादा मिल रहा होता, लेकिन प्रधान शिक्षक बनने के बाद उनका वेतन कम हो गया है। इसके बावजूद भी उनका पूर्व का ही वेतन मिल रहा है, यानी पूर्व का वेतन अगर मिलता तो भी खुशियाँ मिल जाती। लेकिन विशिष्ट शिक्षक बनने वाले शिक्षकों के लिए और साथ ही साथ सबसे बड़ी बात यह है कि इनके वेतन भुगतान के क्रम में एक बार समस्या ये उत्पन्न हो गई कि नए प्रधान शिक्षकों के लिए वेतन भुगतान का तो आदेश दे दिया गया, परंतु उनका वेतन का भुगतान नहीं हुआ। आखिर क्यों नहीं हुआ, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। यहाँ पर विवश है विभाग कि आखिर किस बेसिक पे के आधार पर इनका वेतन का भुगतान किया जाए, क्योंकि वही पे प्रोटेक्शन का मामला लंबित है। ठीक वही प्रकार है जैसे विशिष्ट शिक्षकों का है। तो इन मसलों पर अगर विचार किया जाता है तो विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षकों की समस्याएं एक ही है, और इस कदर सरकार इन शिक्षकों को विवश करेगी कि शिक्षक अपनी मूलभूत सुविधाओं और मूल अधिकार के अलावे कुछ और नहीं मांग पाएंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सरकार अपनी चाल में ज़रूर कामयाब हो जाती है। यहाँ पर अब आइए हम विद्यालय अध्यापकों के बारे में बातें करते हैं। विद्यालय अध्यापकों का सप्तम वेतन से संबंधित मांग है। यहाँ पर सप्तम वेतन आखिर सरकार को कहाँ पर विवश कर रहा है, इस पर भी विचार करने की ज़रूरत है। आप सभी देखेंगे तो जो भी बेसिक पे निर्धारित किया गया था
वो 1 to 5 के नए शिक्षकों के लिए 25,000 रुपये निर्धारित किया गया। उसके बाद 6 to 8 के लिए 28,000 रुपये निर्धारित किया गया। माध्यमिक वालों के लिए 31,000 और उच्चतर माध्यमिक वालों के लिए 32,000 रुपये निर्धारित कर दिए गए। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आखिर क्यों नहीं सप्तम वेतन के साथ ही पे मैट्रिक्स का निर्धारण किया गया था। तो इसका कारण ये था कि अगर उस समय पे मैट्रिक्स सप्तम वेतन के आधार पर जारी किया जाता तो एक कैटेगरी जो कि माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक है, दोनों ही बेसिक में अंतर हो जाता। ऐसा इसलिए दोस्तों कि 25,000 का बेसिक पे और राजकर्मी वाला सप्तम वेतन के आधार पर बेसिक पे में अगर अंतर देखा जाए तो 200 रुपये का है। अगर 5200 से 20,200 का ग्रेड पे 2000 के तहत सप्तम वेतन का इंडेक्स का लाभ दिया जाता तो 25,000 के जगह 25,200 मिल जाता, तो फिर वही हो जाता राजकर्मी वाला वेतनमान। अब आइए 28,000 के जगह 28,700 अगर मिल जाता तो उन्हें 2400 ग्रेड पे वाला राजकर्मी वाला वेतनमान सप्तम वेतन के तहत मिल जाता। अब आइए माध्यमिक शिक्षकों के लिए उन्हें 31,000 वेतन दे हो रहे हैं, वहीं पर अगर 31,900 अगर उनका वेतनमान हो जाता और तो इस आधार पर उन्हें 2800 ग्रेड पे वाला सप्तम वेतन सहित या राजकर्मी का वेतनमान हो जाता। लेकिन समस्या अटक जाता है सेकेंडरी विद्यालयों के शिक्षकों के लिए। उनके लिए 32,000 का प्रावधान किया गया था, लेकिन 32,000 का प्रावधान यानी 32,000 का स्केल अंतिम स्केल है 2800 का ग्रेड पे वाला। यहाँ पर अगर उनके वेतन में राजकर्मी वाला वेतनमान बनाया जाता तो स्वाभाविक ही प्रक्रिया है कि फिर वो स्केल चेंज हो जाता, यानी 5200 से 20,200 के तहत अब कोई स्केल नहीं रहा जो सप्तम वेतन के तहत हो। तो इसके आधार पर वह वेतनमान चेंज हो जाता है 9300 से 34,800 वाला और ग्रेड पे 4200 वाला। यहाँ पर 35,400 प्रथम इंडेक्स राजकर्मी वाला सप्तम वेतन के तहत होता है। तो इसके आधार पर यहाँ पर सरकार भी फंस चुकी है कि आखिर एक ही विद्यालय माने जाते हैं सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। तो इसके आधार पर अगर दोनों को अलग अलग वेतनमान निर्धारित किए जाते हैं, सेकेंडरी विद्यालयों के शिक्षकों को अगर 2800 के ग्रेड पे में रखे जाते हैं तो इनका वेतन 28,900 हो जाएगा। तो वहीं पर अगर सीनियर सेकेंडरी वाले शिक्षकों को अगर इसी 2800 ग्रेड पे में रखे जाते हैं तो यहाँ पर अंतिम लेवल होगा 32,000। लेकिन ये तो सरकार देख रही है कि इन शिक्षकों के लिए अब तो समय भी निकल चुका है, क्योंकि 2 साल पुरने को है। अब इन शिक्षकों का वेतनमान भी 32,000 से ऊपर यानी 33-34,000 के आसपास है। तो हर हाल में इन्हें 9300 से 34,000 का स्केल ही देना पड़ेगा। तो स्केल देते हैं तो समान काम के बदले समान वेतन, समान काम के बदले समान वेतन का मामला 1 कोटि के शिक्षकों पर लागू हो जाएगा जो सेकेंडरी विद्यालय के शिक्षक होंगे। तो इस आधार पर आखिर सरकार क्या यहाँ पर निदान निकालते हुए शिक्षकों को सप्तम वेतन से संसूचित करेगी, यह देखना काफ़ी दिलचस्प हो गया है। या फिर यूँ कह दिया जाए तो 8वें वेतन की अनुशंसा भी होने वाली है। 8वें वेतन लागू करने की सिफारिशें जारी होने की संभावना है। संभावना ये आई है कि 8वां वेतन 26 जनवरी 2026 से लागू कर दिए जाएंगे। इस आधार पर सरकार यह गेम खेल सकती कि क्यों नहीं डायरेक्ट ही 8वें वेतनमान से ही इन सभी को 9300 से 34,000 स्केल पर लागू करते हुए इन सभी को समान काम के बदले समान वेतन से संसूचित कर दिया जाए। जो शिक्षकों की डिमांड 9300 से 34,800 का पूर्व से है, वो अगर वेतनमान 8वें वेतनमान के तहत लागू कर दिए जाते हैं तो शिक्षकों की बड़े दिनों से डिमांड समान काम के बदले समान वेतन का पूरा हो जाएगा। परंतु वह जनवरी 2026 से अगर 8वां वेतनमान लागू किया जाता है। दोस्तों ये है, लेकिन आखिर सरकार क्या करेगी, सोचने वाली बात है। सरकार इन मसलों पर क्या निर्णय लेती है यह देखना दिलचस्प हो गया है। इसीलिए हम कहते हैं कि 3 अक्टूबर 2025 या तो शिक्षकों की खुशी के लिए अंतिम दिन होगा और शिक्षकों के लिए सरकार की ओर से घोषणाएं की जा सकेगी, तभी सरकार के प्रति शिक्षकों की आस्था बनी रहेगी। अन्यथा सरकार के लिए भी 3 अक्टूबर अंतिम तिथि हो सकती है शिक्षकों की निगाहों में। यह है दोस्तों आज का विश्लेषण। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।